जनताहरू सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि ईस्ट इन्डिया कम्पनी ब्रिटिश गभर्मेन्टले धार्मिकमा बसोबास गर्ने मान्छेहरूलाई पहिला नै हिल ट्राइब्स भनेर मान्यता दिएका थिए। अनि त्यसपछि जब भारत स्वतन्त्र भयो त्यसपछि फेरि गोर्खाहरूलाई केन्द्र सरकारले बङ्गाल सरकारले जनजाति अथवा ट्राइबल बनाउने कुराहरू पनि उहाँहरूले सोचेका थिए। तर त्यस समयमा चाहिँ रणधीर सुब्बाले भनेका थिए कि केन्द्र सरकारले गोर्खाहरूलाई ट्राइबल बनाउने कुरा सोच्दैछ, ट्राइबल भनेको चाहिँ जङ्गली हो, के हामी जङ्गली हो भनेर उहाँले क्वेसन गर्नुभएको थियो। त्यसरी नै डम्बरसिंह गुरुङ जति गोर्खा लिगका अध्यक्ष थिए उहाँले भन्नुभएको थियो ट्राइबल भनेको जङ्गली हो र जङ्गली गोर्खाहरू होइन, हामी गोर्खा मान्दैनौँ भनेर त्यसो भनेका थिए। अब यसबाट त्यति बेलाको इतिहासलाई हेर्दाखेरि हामी के बुझ्छौँ भने आज हामीले यसरी कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला गोर्खाहरू सुरक्षित थिए। आफ्नो भूमिमा आफ्नो थलोमा गोर्खाहरूलाई राष्ट्रिय तौरमा अथवा सामाजिक तौरमा उहाँहरूलाई कसैले अतिक्रमण गरेका थिएनन्, सुरक्षित थिए उहाँहरू। त्यस कारणले उहाँहरूले ट्राइबलको मान्यतालाई पनि उहाँले अस्वीकार गरिदिएका थिए भने आज धेरै दिन बाद। तर आज जति जति समय बित्दै गयो उति यस मुलुकमा गोर्खाहरू असुरक्षित भएको चाहिँ हामी यसकाले यो कुरा चाल पाउँछौँ कि आज गोर्खाले फेरि त्यही गोर्खाहरूले चाहिँ ट्राइबलको मान्यता पाउनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छन्। 11 गोर्खा 11 लेफ्ट कम्युनिटी 11 लेफ्ट कम्युनिटी र सिक्किमको चाहिँ 11+1 बराबरी मतलब 12 कम्युनिटीले चाहिँ गोर्खाको ट्राइबलको मान्यता पाउनुपर्छ भनेर माग गरिरहेको छ। तर भर्खरै तपाईँ सबैलाई थाहा छ कि होम मिनिस्ट्रीबाट त्यसको चिठी आएको छ, प्रतिक्रिया आएको छ कि यो 12 कम्युनिटीलाई चाहिँ ट्राइबलको मान्यता दियो भनेदेखि त्यहाँ भारतमा इमिग्रान्ट बढ्छ भनेर त्यसो भनेको छ। यो सरासरी यो चाहिँ भारतमा बसोबास गर्ने गोर्खाको बेइज्जती हो, किनभने गोर्खा त्यसको मतलब चाहिँ गोर्खाहरू चाहिँ इमिग्रान्ट हो भन्ने नै आशय हो यो चिठीको चाहिँ, र यसको चाहिँ म खण्डन गर्छु। सर, ये बीजेपी मेजर पार्टी और उसके बाद एनडीए जो गवर्नमेंट का जो अभी चल रहा है, आप लोग को क्या लगता है ये जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, इसका जो देखने का जो जरिया है गोरखाओं का प्रति वो कैसा है, आपको क्या लगता है? गोरखाओं के प्रति जरिया तो अब गोरखाओं का आज स्थिति कैसा है देखिए। अब हमारा अभी डिमांड है कि जितना लेफ्ट आउट कम्युनिटी है सभी को ट्राइबल को मान्यता मिलना चाहिए, लेकिन उसके जवाब में केंद्र सरकार का प्रतिक्रिया है कि अगर इन लोग का ट्राइबल को मान्यता देने से भारत में इमिग्रेंट बढ़ेगी, तो ये इसी से स्पष्ट होता है कि गोरखाओं के ऊपर कैसा दृष्टिकोण है। तो केंद्र के आप लोगों को नेग्लेक्ट कर रहा है? नेग्लेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है तो वो हमारे लोग ही जानते हैं अब क्या हालत, कैसा हालत है हम लोग। आपका क्या विचार है सर? आप किस नजर से अझै कपाल सोध्यो भने 2019 को इलेक्सन मेनिफेस्टोमा 11 जनजाति दिने त इलेक्सन मेनिफेस्टोमै थियो नि त बीजेपीको। 2024 साउन आइसक्यो र अझसम्म दे हेभ नट इम्प्लिमेन्टेड। के लाग्छ, वेदर द सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट लेड बाई द बीजेपी इज सिरियस एज फार एज ग्रान्टिङ एसटी स्ट्याटस टु 11 लेफ्ट आउट कम्युनिटिज अर नट? के लाग्छ तपाईँलाई? यो अहिलेसम्म मान्यता नदिनु बडै चाल पाइन्छ कि केन्द्र सरकार सिरियस छैन। न त सिरियस छ भने त्यो त 1 महिना हुने कुरा हो। प्रेसिडेन्टको भोलि बिल आउँदैछ 4वटा स्टेटको एसटी दिने, तर यो गोर्खाको छैन नि सर। भोलि विन्टर सेसन पनि सुरु हुँदैछ। म त यदि केन्द्र सरकारले चाह्यो भनेदेखि 1 महिनामा दिनु सक्छ। पार्लिमेन्ट भन्दा पनि प्रेसिडेन्टको अर्डिनेन्सद्वारा
दिन सक्छ। त्यसकाले केन्द्र सरकारको अब गोर्खालाई ट्राइबल बनाउने विचार नभएको कारणले गर्दा नै अहिलेसम्म नभएको, किनभने धेरैपल्ट भइसक्यो त ट्राइबलको मान्यता टाइम भइरहेको छ, 1 वर्ष 2 वर्षभित्रमा भइरहेको एउटा भइरहेको कुरा हो, तर गोर्खामा मात्रै भएको छैन नि। भोलि पनि 4वटा बिल आउँदैछ। त्यो भोलि पनि आउँदैछ। गोरखा लोगों को हित में अभी आप जो बात सवाल उठा रहा है, आप जब मुख्यमंत्री था वो सिक्किम में 25 इयर्स, तो उस टाइम में सिक्किम स्टेट की तरफ से कि आप लोगों की तरफ से कोई चार्टर डिमांड चार्टर सेंटर को? मैं जब मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहला मैं वो चार्टर ऑफ डिमांड लेकर दिल्ली में गया, तो सबसे पहले दिया था मैंने। सभी नहीं तो उस टाइम में सिक्किम का बोला, सिक्किम का सभी गोरखाओं नेपाली भाषी, हम तो वहाँ नहीं, सिक्किम में तो हम लोग इंडियन बने हैं, नेपाली बन के हम इंडिया में बने, सिक्किम में नेपाली बन के हम इंडियन बने। तो इंडिया में दूसरे जैसे दार्जिलिंग के हैं या तो देहरादून के नेपाली भाषी हैं वो गोरखा है, लेकिन हम लोग सिक्किम में संवैधानिक तौर में नेपाली, सिक्किम में नेपाली। तो मैंने सबसे पहले ये सब डिमांड रखा था कि सिक्किम के सभी नेपाली भाषी, नेपाली को, सिक्किम में नेपाली को ट्राइबल बनाना चाहिए, भुटिया लिप्चा को जितना भी अधिकार मिला है उसको सुरक्षा देना चाहिए, ये सारी चीज़ मैंने रखा था। और उसी डिमांड के अंतर्गत 2 जाति समुदाय तामाङ और लिम्बू ट्राइबल बन चुके हैं, लेकिन आज तक लिम्बू तामाङ का भी वो सीट नहीं मिला है। सर, राष्ट्रिय स्तरमा जान्ने सर, राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो विभिन्न समस्या छन्, तो यो समस्यालाई एउटा हाम्रो सामूहिक आवाज पुग्नु नसकिरहेको हामी अनुभव गर्छौँ। यसको लागि कुनै एउटा तपाईँ यत्रो वर्ष 25 वर्ष मुख्यमन्त्री हुनुभयो, हामीले एउटा राष्ट्रिय स्तरको हाम्रो सामाजिक संस्था पनि छैन। यसको कमीले त हामीले उचित सम्मान त पाउनु नसकेको जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन? मलाई लाग्ने कुरा के भनेदेखि हामी सबै मिलेर राजनीति, जात जाति, धर्म राजनीति माथि उठेर एउटा नेपाली भाषी गोर्खाको या त नेपाली भाषी जनताको एउटा सङ्गठन हुनुपर्ने, या त सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने राष्ट्रिय स्तर भन्ने मलाई पनि लाग्छ। र यो एउटा कमी छ र एउटा बौद्धिकहरूको एउटा सङ्गठन बन्नुपर्ने, जुन चाहिँ क्षेत्रीय राजनीतिबाट माथि उठेको व्यक्तिहरू त्यसमा हुनुपर्ने भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै भारतीय गोर्खा परिषद जस्तो संस्थाहरू अलरेडी छन् नि त्यहाँनिर, होइन? काम गर्नु सकेन होइन, मतलब यही भारतीय गोर्खा परिषदले गर्दा पनि हुन्छ, तर यसलाई अलिकति फोर्सफुली गर्नु पर्यो, सबैलाई सामेल गर्नु पर्यो त्यसमा। पहिला त हाम्रै गोर्खा भाषीहरू बिचमा, नेपाली भाषी बिचमा नि सङ्गठित हुनु पर्यो अनि सद्भावना कायम गर्नु पर्यो, तब चाहिँ यो सम्भव छ। Sir, I have a question. Actually, सेंट्रल गवर्नमेंट का अमित शाह जी एक प्रस्ताव लेके आया कि हिंदी भाषा को नेशनल लैंग्वेज करने के लिए। When you have demanding, actually you have been demanding UPSC में नेपाली भाषा में क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। Actually, do you think कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज हो जाने से आपने जो सवाल उठाया कि नेपाली भाषा और संस्कृति का अस्तित्व सुरक्षाको लागि जो उठाया, डू यू थिंक कि हिंदी भाषा नेशनल लैंग्वेज हो जाने से आपको जो डिमांड और नेपाली भाषा का अस्तित्व थोड़ा से विपन्न हो सकता है? ये भाषा है, और भाषा जैसे बंगाल में बंगाली भाषा है, नेपाली लोग नेपाली भाषा बोलते हैं, एक शेड्यूल में अभी मान्यता मिली हुई भाषा है। तो वो इस तरह केंद्र सरकार का जो कार्यक्रम है, तो नेशनल प्रोग्राम है, लोग का एजेंडा है, नेशनल गवर्नमेंट तो करेगी, और कितना ये सफल होगा ये तो मैं नहीं कह सकता। आप सपोर्ट करेंगे नेपाली एक्चुअली हिंदी भाषा को नेशनल लैंग्वेज करने का जो प्रस्ताव, उसको आप समर्थन देंगे? नहीं, नेशनल लैंग्वेज है ही, तो नेशनल लैंग्वेज सर उसको मान्यता प्राप्त नहीं है ना सर? नहीं, वो नेशनल लैंग्वेज है, और मेरा समर्थन के बिना ये नेशनल लैंग्वेज है। सर, तपाईँलाई हामीले सिलगढीमा पाएको छौँ, तपाईँ नर्थ इस्ट रुलिङ चिफ मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो है, सिक्किमले अलिकति डिस्कसन गरौँ न त, किनभने
हजुर सिक्किम लिएर अलिकति सिक्किमका हाल है उसको सिक्किम कस्तो छ आजको दिनको सिक्किम कस्तो छ अनि बिजेपी सरकारले भारतीय गोर्खाहरूलाई न्याय नदिरहेको स्थिति तपाईँले पनि भन्नुभयो सिक्किम लिएर सिक्किमको गभर्मेन्ट एसकेएम गभर्मेन्ट तपाईँको अपोजिसन पार्टी अनि बिजेपी गभर्मेन्टको रोल के छ सिक्किममा सर अहिले आज तक सिक्किममा वर्तमान सरकारले और बीजेपी एसकेएम गभर्मेन्टले अहिलेसम्म गोर्खाको बारेमा सिक्किमे नेपालीको बारेमा लिम्बू तामाङको बारेमा भुटिया लेप्चाको बारेमा अहिलेसम्म राजनीतिक मागको बारेमा कुरा उठाएको छैन एक शब्द उठाएको छैन र नेसनल लेभलमा गोर्खाको बारेमा त झन् कुरा गर्ने प्रश्नै आएन त्यस्तो हालत छैन उनीहरू खालि अहिलेसम्म चाहिँ अब आफ्नै चौकी बचाउने काममा मात्रै उहाँ बिजी हुनुहुन्छ व्यस्त In coming 20 हालैमा तपाईँ सिक्किमको गभर्नर गङ्गा प्रसादमाथि निकै खलिनु भएको थियो है उहाँले उहाँको भूमिका निभाउनु भएको छ भन्नुभएको थियो है अब त्यही अर्थले जब मिस्टर गोले 2019मा चिफ मिनिस्टर बनियो उहाँ त्यति बेला उहाँको लिगल पोजिसन थियो भने उहाँ टेस्ट गर्नु पाउनु थिएन बिकज अफ करप्सन चार्जेस तर त्यसो हुँदा पनि मिस्टर प्रसादले उहाँलाई निमन्त्रणा दिएर सरकार गठन गर्नु अनुमति दियो त्यसको पछि त गएर उहाँलाई इसीले छुट दियो उसको उहाँको त्यो सेन्टेन्सहरू हटाइदियो है त्यो अर्थले उहाँलाई इलेक्सन जितेर मुख्यमन्त्री बनिरह्यो तपाईँलाई यो विषयमा गभर्नरको भूमिका कस्तो लाग्छ त्यो सँगसँगै इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाको भूमिका कस्तो मिस्टर गोलेको उयसको सन्दर्भ यो सबैको कारण छ पहिला कारणकै प्रश्न पऱ्यो अब कारण हो संविधान 371F को जी त्यो सबभन्दा मूल कारण हो 371F ले स्पेसल पावर दिएको छ गभर्नरलाई र त्यही पावरलाई युज गरेर एकजना कन्भिक्टेड मान्छे जसलाई 6 वर्ष चुनाव लड्नुबाट डिबार गरेको छ र त्यस्तो मान्छेलाई र ऊ एमएलए पनि छैन त्यस्तो मान्छेलाई उसले मुख्यमन्त्री एपोइन्ट गर्यो अथवा नियुक्त गर्यो अनि यो चाहिँ सिक्किमे जनताको लागि सबभन्दा ठुलो अन्याय भएको छ र जबसम्म 371F को जुन चाहिँ स्पेसल पावर गभर्नर हटाइँदैन तबसम्म सिक्किममा एउटा फुल फ्लेजेड स्टेट र फुल फ्लेजेड डेमोक्रेटिक गभर्मेन्ट इस्टाब्लिस हुन सक्दैन र गभर्नर जहिले चाह्यो त्यति बेला जसलाई पनि उसले मुख्यमन्त्री बनाउन सक्छ जसलाई पनि उसले बर्खास्त गर्न सक्छ अनि त्यस्तो खालको स्पेसल पावर सिक्किमको गभर्नरलाई छ जुन चाहिँ संविधानमा त्यस्तो खालको पावर कुनै पनि गभर्नरलाई छैन अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि आज सिक्किमको जनताले देशमा सिक्किमलाई मर्ज गरेर हामीले पाएको डेमोक्रेसी पनि अहिले फुल फ्लेजेड डेमोक्रेसी हामीले पाएको छैनौँ र आज सिक्किममा चाहिँ गभर्नरको त्यो प्रकारले जनताको हक र अधिकारमाथि चाहिँ उसले खेलबाड गरिरहेको छ र यस्तो खालको सरकार चाहिँ सिक्किममा टाउकोमा राखिरहेको छ हामीले यही दिन देख्नुको लागि हामीले सिक्किम भारतमा मर्ज गरेको होइन हामीले सिक्किम भारतमा मर्ज गऱ्यौँ कि सिक्किमे जनताले चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक पावरलाई डेमोक्रेटिक राइटलाई इन्जोय गरोस् भनेर भारतको जस्तो एउटा महान देशमा हामी भारतको नागरिक भएर हामी चाहिँ स्वतन्त्र भएर भारतको नागरिक भएर बस्नको लागि हामीले सिक्किम भारतमा गाभेको र तर आज त्यसको ठिक उल्टा त्यो 371F ले चाहिँ आज सिक्किमे जनतालाई यस्तो खालको सरकार टाउकोमा राखिदिएर सिक्किम आजको जनता आज बोल्न नसक्ने अवस्था भएको छ र यो एउटा कुरा गभर्नरको कारणले गभर्नरले यसरी सिक्किममाथि यो अन्यायपूर्ण फैसला गर्नु चाहिँ 371F को कारणले र अर्को कुरा चाहिँ गभर्नरले अन्तरात्माबाट फैसला गर्नुपर्ने हो र उसको अन्तरात्माको आवाज सुनेर उसले फैसला गर्नु पर्थ्यो तर त्यसो नगरेर चाहिँ उसले 371F लाई मात्रै उसले त्यो पावरलाई मात्रै हेरेर उसले काम गर्यो त्यसको लागि अन्य भएको छ अर्को जुन चाहिँ इलेक्सन कमिसनको जो फैसला छ त्यो अहिले सुप्रिम कोर्टमा च्यालेन्ज गरेको छ
र त्यसमाथि म बोल्दिनँ। पवन जी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट का जो है ये चिकन नेक है सिलीगुड़ी, और सिक्किम का प्रवेश द्वार भी है, और सिलीगुड़ी के साथ साथ उत्तर बंगाल के लोग जो है अलग यूटी या फिर अलग राज्य की मांग करें, तो आप पूर्व सीएम होने के नाते और पड़ोसी राज्य के पूर्व सीएम होने के नाते आप किस तरह से देखते हैं इस मांग को, और आपका क्या इसको लेकर मंतव्य है? देखिए, अब तो हम भारत के नागरिक हैं और सभी भारतीय नागरिक लोग संविधान के तहत अपना मांग कर सकते हैं, और उसमें मुझे बोलने का कोई हक नहीं। मैं तो सिर्फ प्रदेश से हूँ, तो हम क्या मांग करते हैं, क्या करते हैं, सिक्किम के लिए कितना फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर ये तो फायदेमंद तब होगा ना जब ये इसमें कुछ एक्शन होगा, तो अभी तो फाइदा कैसे कहूँ। डाक्टर साहब, तपाईँले 371FG को कुरा गर्नुभयो। 371F नै डाइल्युट भएको छ भन्नेले एउटा उयो छ, एउटा आरोप पनि छ। त्यो गभर्मेन्ट केन्द्र सरकारले 371F लाई इन ट्रु सेन्स इम्प्लिमेन्ट नगरिरहेको, तपाईँले G को कुरा जुन भने 371G को कुरा गर्नुभयो, तपाईँको डिमान्ड के हो? त्यो G हट्नुपर्छ भन्ने डिमान्ड हो कि के हो? 371G चाहिँ भारत सरकारले म हट्नु भन्दैन, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ। ओके। र गभर्नरलाई पावर चाहिँ यूपी को गभर्नर बराबरी दिनुपर्छ। हाम्रो सानो स्टेट के त्यत्रो ठुलो पावर दिन्छ? आजको एसकेएम गभर्मेन्टलाई तपाईँ रेटिङ गर्नुभयो, 10 मा कति दिनुहुन्छ? 10 मा रेटिङ दिनु। म रेटिङ के दिन्छु भने सिक्किममा चाहिँ देयर इज नो गभर्नेन्स, देयर इज ओन्ली गभर्नमेन्ट। दिस इज माई रेटिङ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने अस्ति मात्र तपाईँले उयसको कुरा उल्लेख गर्नुभएको है, दार्जिलिङ सिक्किम विषयमा, जहाँ चाहिँ तपाईँले आरोप गर्नुभएको थियो कि मिस्टर गोले एसकेएमले चाहिँ तपाईँको समर्थन गर्दैछ यो मुद्दालाई भनेर। यो के साँचो हो? अनि एसडिएफको अडान चाहिँ के छ दार्जिलिङ सिक्किम विलय? दार्जिलिङ र सिक्किम विलय, अब यो दार्जिलिङबाट उठेको कुरा हो र सबले सुनिरहेको छ। र दार्जिलिङबाट चाहिँ आवाज आइरहेको छ, बार आइरहेको छ, मिडियाहरूबाट, सोसियल मिडियाबाट। त्यहाँ धेरैजनाले बोलिरहेका छन्, सिक्किम दार्जिलिङ मिसाउनुपर्छ, सिक्किम दार्जिलिङ गाप्नुपर्छ, सिक्किम दार्जिलिङ एक बनाउनुपर्छ, अनि 2023 भित्रमा सिक्किम दार्जिलिङ एक भइहाल्छ भनेर डिस्ट्रिक्ट पनि छुटाइसकेको घोषणा दार्जिलिङबाट भएको छ। र दार्जिलिङबाटै घोषणा भएको छ कि पहिला सिक्किमको मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले दार्जिलिङ सिक्किमका आफ्नै समर्थन नदिँदाखेरि उसको मुख्यमन्त्रीले उड्यो। अब अहिलेको मुख्यमन्त्रीले चाहिँ अहिले समर्थन गर्दैछ भनेर दार्जिलिङबाटै भनेको छ, मैले भनेको होइन, दार्जिलिङबाट भन्दैछ। र त्यो कुरा सबले सुनेको, सबलाई थाहा छ, सबकोमा त्यो रेकर्ड छ उहाँले बोलेको। त्यो चाहिँ दार्जिलिङबाट त्यहाँका नेताहरूले बोल्दैछन्। अब तपाईँहरू को तपाईँले जान्नुहुन्छ। तर अब हाम्रो कुरा यो चाहिँ कुरा गरौँ भनेदेखि हामीले 1975 सालमा 26 अप्रिल 1975 सालमा सिक्किमलाई भारतमा हामीले गाभ्यौँ, मर्ज गर्यौँ। र हामी सिक्किमेहरू चाहिँ सिक्किमलाई सब मर्ज गर्न चाहँदैनौँ र सब मर्जको विरोधमा छौँ हामी। अनि एसडिएफ पार्टी चाहिँ सिक्किमलाई सब मर्ज गर्ने कुराको विरोधमा छौँ हामी चाहिँ। र हामी सिक्किम जस्तो छ त्यत्रै सिक्किमलाई हामी सुरक्षा दिन चाहन्छौँ। त्यसैको लागि एसडिएफ पार्टी आज सिक्किम बचाओ अभियानमा सारा सिक्किममा हामी जनतालाई भेट्दैछौँ, जनतामा छौँ हामी आज। जब चाहिँ तपाईँको 50 दिने यात्रा पनि सुरु भइसकेको छ सिक्किममा, अनि अर्कोतर्फ अपोजिसन पार्टीहरू भाइजू भुटिया पनि खुसी नदेखिरहेको स्थिति छ। तपाईँकै फर्मर अब नेता गणेश राई पनि निक्लिसक्नु भएको छ। यो अपोजिसन पार्टीहरूको रिअलाइनमेन्ट हुने अथवा अलायन्स हुने सम्भावना के कस्तो छ या छैन? अब अहिले चुनाव आउनु अझै 1.5 साल छ। राजनीतिमा असम्भव केही पनि छैन। चामलिङ साहब, आपने जो समस्या उठाया यहाँ सारी चिंताएं प्रकट की कि संवेदनशील सिक्किम जो है संवेदनशील एक राज्य है जहाँ बॉर्डर लगते हैं, तो क्या माना जाए कि एसडीएफ राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है?
मतलब आपका अगले स्टेप क्या है ये अपने राष्ट्रीय लेवल पर कुछ SDF बड़ा स्टेप लेने जा रहा है, इस तरह माना जाए? ना, मेरा तो देखिए, मैं राष्ट्रीय तौर में बड़ा स्टेप, राष्ट्रीय स्तर में राजनीतिक बड़ा स्टेप मैं कितना ले सकता हूँ? मेरा एक सीमित है ना, सीमित एक छोटा सा प्रदेश में रहता हूँ। नहीं, पूरे देश में गोरखा और गोरखा भाषी 2% है इंडिया में, और छोटा प्रदेश में रहता हूँ। छोटा प्रदेश है मेरा सिक्किम। तो 25 साल में सीएम था, तब भी मैंने दार्जिलिंग में भी, जहाँ सबसे गोरखाओं का घनत्व है, देहरादून में है और आसाम में थोड़ा ज्यादा गोरखा लोग रहते, वहां पर भी मैंने अपनी पार्टी का ब्रांच नहीं बनाया, मैंने पार्टी वहां पर विस्तार नहीं किया। तो आज तक मैं अपोजिशन में हूँ, वो पार्टी करना, बड़ा करना तो मेरे सोच से बाहर की बात है। लेकिन मैं आज देखिए, इनर कलिंग मेरा जो है कि मैं एक नेपाली भाषी हूँ, मैं सिक्किमी हूँ, मेरा घर सिक्किम है, मेरा स्वर्ग सिक्किम है, मेरा सभी मेरा भाई बहन और मेरा परिवार सिक्किम के जनता है। तो मैं वहाँ पर ही राजनीति करूँ, उन लोगों का सुरक्षा के लिए, शांति के लिए, विकास के लिए। मुझे बस सिक्किम के लिए मरना है, सिक्किम के लिए जीना है, बस उसके बाहर कुछ नहीं करना। ये डिमांड लेके आपको अगला कोई कर्मसूची जो सूची है आपको? जैसे आपने कहा सिक्किम बचाओ अभियान करेंगे। सिक्किम बचाओ, बस हमारा काम है सिक्किम बचाओ। सर क्या क्या करेंगे इसमें? सिक्किम बचाना है भाई, हमारा वहाँ हमारा अस्तित्व बचाना है, राज्य का संविधान की तहत सिक्किमी जनता की अस्तित्व को बचाना है, हमारा मिट्टी को बचाना है, जल को बचाना है, जीवन को बचाना है, सिक्किम को बचाना है। और हमारे जितना संविधान से सुरक्षित कानून है उसको बचाना है, और सिक्किम के लोगों को फंसाना है, बस वही करना है। उसके लिए आपको कुछ स्टेप, कुछ आगे कुछ सूची है आपका? कुछ डेट फाइनल किया है, किसी तरह का कार्यक्रम है? नहीं, कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग। 50 दिन तो हम जा रहे हैं, जन जन में जा रहे हैं, हर घर में जा रहे हैं, जन जन में जा रहे हैं, हर गांव में जा रहा हूँ। मैं भी 2 दिन पहले मैं गांव में था। मैं कल यहाँ एक शादी था, इसके लिए आया था। फिर आज सोचा मैं आप लोग कैसे मिल लूँ और बातें करूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोग से। पवन सर, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी, कुछ सिक्किम अपने आप को इंडियन नहीं मानते हैं, ऐसे में आपका क्या विचार है? कौन नहीं मानते? कुछ लोगों का इस तरह का पता है। ये तो ऐसा होता है, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी। प्लीज काम कीजिए, हमको अपना काम करने दीजिए। हाँ, एंटी इंडियन बात कर सर। नहीं, ठीक है सर, प्लीज। देखिए, सिक्किम के अब ऐसा क्वेश्चन आपने यहाँ पर, उसका आइडेंटिटी क्या पूछो ना, कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं बताता हूँ। आज इंडिया में के लोग सिक्किम के लोग ऐसे इंडियन तो नहीं, दूसरे लोग ही नहीं है, हम लोग है इंडियन। हम लोग सही इंडियन है, हम तो खुद देश के साथ में इंडियन बने हैं। आपको पता है ना, हमने इस तरह से सबसे पहले देश को इंटीग्रेशन किया। अभी भारत में हम लोग ने एक देश को एक उदाहरण दिया कि रिवर्स इंटीग्रेशन करना, रिवर्स इंटीग्रेशन कैसा करना है, ये उदाहरण दिया। रिवर्स इंटीग्रेशन क्या होता है? सब लोग कहते हैं, हमारे देश के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी कहते हैं सिक्किम जैसा बनाना है, हमारे राज्य को सिक्किम जैसा बनाना है, हमारा राज्य को भी सिक्किम जैसा साफ सुथरा करना है, सिक्किम जैसा विकास करना है, सिक्किम जैसा शांति होना चाहिए। ये रिवर्स इंटीग्रेशन है। दिल्ली में भी हमारा बड़े वहाँ के अफसर लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अफसर को कहते हैं, अरे सिक्किम जैसा करो ना, सिक्किम से सीखो कैसा ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, कैसा शांति रखना, कैसे साफ सुथरा अपना राज्य को रखना है, सीखो सिक्किम से सीखो, ऐसे बोलते हैं ना। इसको बोलते हैं रिवर्स इंटीग्रेशन। सिक्किम से लोग सीखते हैं। पहले मैं मुख्यमंत्री जब पहले बना था तो उस टाइम पे बाहर के लोग
बाहर के मतलब सिक्किम के बाहर के लोग वहां पर आते थे सिक्किम को सिखाने के लिए। लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम करने लगा तो फिर बाहर के लोग सिक्किम में सीखने आने लगे। मैंने जब मुख्यमंत्री छोड़ के आया बाहर आया तो तब तक वहां पर 2019 तक बाहर के लोग वहां पर सीखने जाते थे। टूरिस्ट लोग भी जाते थे, कुछ सीख कर जाते थे, वापस जाते थे। लेकिन आज 2 साल, आज 3.5 साल में सिक्किम थोड़ा गड़बड़, वहां पर गड़बड़ हो गया। सर कोई यूनियन मिनिस्टर से आप मिलेंगे, होम मिनिस्टर या जो आप स्टेटस का बात बोल रहे हैं, स्टेटस का SC ST और ओबीसी का बात बोल रहे हैं, तो यूनियन मिनिस्टर के साथ कोई मीटिंग आप लोग करेंगे या कोई मेमोरेंडम देंगे? मेमोरेंडम तो बहुत बार दिया है मैंने, जितना तक किसी ने नहीं दिया, अभी भी देंगे। अभी हम पार्टी, अभी ऑपोजिशन पार्टी के रूप में भी हमने मेमोरेंडम दिया है और भी हम लोग देंगे। मैं जाके दिल्ली में प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर सभी मंत्री से मिलूंगा जाके इस विषय में। जी एउटा क्वेसन तपाईँ अहिले सिक्किम बजार यात्रा भनेको तर विगत केही वर्ष 2-3 वर्षदेखि चाहिँ तपाईँले अपोजिसनको भूमिका जुन प्रकारले निभाउनु पर्छ त्यो निभाउन तपाईँ सक्नु भएन, तपाईँ जनताबाट टाढिनु भयो भने तपाईँमाथि एउटा आरोप लाग्ने गरेको त्यसलाई म जनतादेखि टाढियो भन्ने जुन चाहिँ आरोप छ यो चाहिँ एसकेएम पार्टीको न्यारेटिभ हो। एसकेएम पार्टीको त्यो भनाइहरूको कथा हो। जो भनेको चाहिँ एसकेएम पार्टीले हिसाबले चाहिँ जनतादेखि टाढी त हुन्थ्यो नि, किन मरेको थियो, किन गएको जनतामा यसो राजनीति, जनतादेखि टाढो यो गएन, जनताले यसलाई भुल्न सकेन भनेर नि त्यो न्यारेटिभ बनाएको। Thank you, sir.